हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा अगला लेक्चर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग देखने वाले, डील करने वाले आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का अगला पार्ट है, दैट इज जो हमारा रिमेनिंग रूल जो बाकी रह गया था, उसी पार्ट को हम लोग डील करने वाले हैं। तो उसको ज़रा ध्यान से आप लोग समझिए, अकॉर्डिंगली देखते जाइए तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कंसेप्ट उसको मिलेगा इंस्पेक्शन में, और कैसे उसके थ्रू हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने रूल 4 तक आपको पूरा क्लियर कर दिया था कि अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आता है, दैट इज अगर किसी जगह पे कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन mdx + ndy = 0 उस फॉर्मेट में गिरता है, बट स्टिल उसका जो वो वाला पार्ट सेटिस्फाई नहीं अगर करता है, दैट इज del m/del y और del n/del x अगर इक्वल नहीं आता है, ठीक है, तो किस तरह का प्रॉब्लम होगा उस जगह, है ना, कि वो एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा। फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट बनाते हैं, दैट इज उसको रिड्यूस करते हैं एग्जैक्ट पे, दैट इज रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सही बात है, क्लियर है। तो वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे हम निकालते हैं उस चीज़ को हम समझ रहे थे आखिरी के लेक्चर में। टोटल 4 रूल हमने कवर कर लिए थे डिटेल में, है ना, उनके प्रूफ्स के साथ, उनके एग्जांपल्स के साथ। आज हम लास्ट रूल को ध्यान से समझेंगे, और उसको समझने के बाद ही हम उसके ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चंस, बहुत सारे यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन है, सफिशिएंट इतना क्वेश्चन करना, है ना। तो मैं कुछ क्वेश्चन करके दूंगा, बाकी क्वेश्चंस आप करोगे, ऐसे करके ये 20 क्वेश्चन खत्म होगा और इतना सफिशिएंट है। और इसी के साथ साथ हमारा यूनिट 1 का जो 2 पार्ट है, यूनिट 1 में मान लो यूनिट 1 में 2 चैप्टर है, तो एक पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा पूरा, एंड देन अगला लेक्चर नंबर 5 से हमारा अगला पार्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, और वो मैक्सिमम 3 लेक्चर का टॉपिक है। मान लीजिए ये अगर 4 लेक्चर ले लिया तो अगला वाला मान लीजिए 3 लेक्चर के अंदर हो जाना है। ठीक है, 3 पार्ट है pxy, तो 3 पार्ट में आराम से हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए ध्यान से स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को, है ना, स्टार्ट करते। क्या बोला जा रहा है दोस्त, ज़रा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले रूल को समझ जाते हैं, एंड देन यहाँ पे क्वेश्चंस में सारे रूल्स के क्वेश्चन ही है, लगभग मिक्सचर है, तो बेसिकली हम उसको डील करने वाले, देखेंगे अकॉर्डिंगली कैसे किया जाता है, कैसे नहीं, क्या है कहानी, देखने वाले, आप उसका चिंता मत करो। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बोला जा रहा है आपको, जैसे मान लीजिए ये सब जो चीज़ें लिखा गया है ना दोस्त, इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन। बात समझो, ध्यान से बात को समझना। हाँ, ये सब चीज़ों जो यहाँ पे जो लिखे गए ना, इनको इंस्पेक्शन बोला जाता है। सही बात है कि भाई इंस्पेक्शन है क्या, ये तो परफेक्ट डिफरेंशियल है। देख रहे हो ना, इन सारे RHS में जितने भी चीज़ लिखे गए हैं, है ना, उन सबको एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल में अपने कन्वर्ट कर दिया, डी ऑफ समथिंग। तो डी ऑफ समथिंग में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसका फ़ायदा क्या है कि बहुत जल्द से हम उसको इंटीग्रेट करके डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। सही बात है ना। अगर किसी भी गंदा एक्सप्रेशन को आप डी ऑफ समथिंग में एक्सप्रेस कर दिए तो बहुत साइड इंटीग्रेट करके आप खत्म कर दोगे, क्योंकि आप जानते हो कि एक इंटीग्रल सिंबल को मैनिपुलेट कर देता है एक डी, एक स्मॉल डी। ठीक है ना, तो उसी चीज से, उसी लॉजिक से ये अपना हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। फिर कैसे होना है धीरे धीरे देखेंगे, पहले ये देख लेते कि ये सब फॉर्मूले आए कहाँ से, है ना। ये सब फॉर्मूले, ये जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो बनाया गया है, परफेक्ट डिफरेंशियल, वो सोचा कैसे, जिसने भी सोचा वो सोचा कैसे, उस चीज़ को देख लेते हैं। क्योंकि आप जानते हो मैं बिना लॉजिक के प्रूफ का किसी भी चीज़ को पढ़ाता नहीं हूँ, तो सारे जगह पे मैं वही चीज़ डील करता हूँ। तो बिल्कुल आपको लॉजिक यहाँ पे पता होना चाहिए कि कैसे सोचा गया है और उसको सोचने से फायदा कैसे होगा क्वेश्चन में, है ना। इस रूल को पढ़ने का जरूरत ही क्या था जब हमारे पास ऑलरेडी 4 रूल थे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन है जो चारों के चारों रूल से फेल हो जाए शायद, ठीक है, तो वो इससे सॉल्व हो जाएगा। तो इससे सॉल्व कैसे होगा वो सेकंड प्रायोरिटी है, वो बाद में देखेंगे। पहले तो ये देख लेते कि ये सोचा किसने, जैसे भी जिसने भी सोचा ये किस तरीके से इसको सोच के निकाला गया है वो देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल बना सकते हो आप, ऐसा है ना। अगर मैं लिखने जाऊँ यहाँ पे अनंत लिख सकते, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। बट मैं कुछ स्टैंडर्ड्स 8 to 10 एग्जैक्ट डिफरेंशियल आपको लिख के दिया जो जनरली क्वेश्चंस में यूज हो जाते हैं, उससे बाहर शायद ही आपको मिले कोई क्वेश्चन में, ठीक है, वो मैंने लिख करके दिया। बट कहने को तो उसके बाहर भी यूज हो सकता है, आप कुछ भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल बना करके देख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे e⁻x/y मैंने सिखा के दिया, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन मैं खुद ही डिजाइन कर दूंगा आपके लिए जो y/e⁻x के फॉर्मेट में एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रहा होगा। तो आराम से ये सोच के मैनिपुलेट करके बनाया जा सकता है, उसमें कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए पहले पहला फॉर्मूला से हम सोचते हैं कि ये आया कैसे, ये जो चीज़ लिखा गया है ये आया कैसे, और उसका एप्लीकेशन उसके बाद बताएंगे। ध्यान से देखिएगा सवाल को। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई
अगर मैं एक्स वाई जो 2 वेरिएबल फंक्शन है उसको अगर मैं x के रेस्पेक्ट में ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कर देता हूं, पार्शियली नहीं, ऑर्डिनरीली अगर डिफरेंशिएट कर देता हूं x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आना है मेरे पास, x प्रोडक्ट रूल लगेगा, x इंटू वाई का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू द वेरिएबल x प्लस y रह जाएगा एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये तो dx अपॉन dx जो 1 ही हो जाएगा आगे जा करके। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि यहां से जो मुद्दा है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। अगर आप इसको कुछ एलसीएम टाइप का फील लेते हो, क्योंकि dx जो है वो डिफरेंशियल है, उसका सिग्निफिकेंस है, तो अगर मैं एलसीएम यहां से ले लेता हूं, ठीक है, और यहां से भी अगर मैं इसको d ऑफ एक्स वाई अपॉन डी एक्स लिख देता हूं, और फिर बच्चे बोलते हैं कि सर ये dx उड़ा दो, डिफरेंशियल कैंसिल कर दो, जबकि ऐसा कोई सिग्निफिकेंस होता नहीं है, खास करके दोनों तरफ इंटीग्रेट करके निकाला जाता है, बट मैं ऐसे ही समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि कैंसिल हो रहा है, बट ऐसा प्रैक्टिकली कुछ होता नहीं, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड आ जाएगा, क्योंकि एक इंटीग्रेशन और एक dx सिंबल मैनिपुलेट हो जाएगा। तो बेसिकली जो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रहा है वो यही यूज हो रहा है, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x ऑब्वियसली, तो ये dx और ये इंटीग्रल साइड और ये d सब निपट गया एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे एक्स वाई बचेगा, है ना, सही बात है। तो वैसे के लिए ये क्या हो रहा है ना, ये dx अगर निपटा देते तो ये d ऑफ एक्स वाई बच रहा है यहाँ पे, और इधर क्या आ रहा है, x dy प्लस y dx आ रहा है, ठीक है ना। तो ये बन गया हमारा एग्जैक्ट या फिर परफेक्ट डिफरेंशियल। तो जब भी क्वेश्चन में मेरे को ये टर्म दिख जाता है जो मेरे को शायद इंटीग्रेट करने में दिक्कत तकलीफ दे सकता है, तो उस चीज को अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो बहुत ही इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा चीजें और मामला सॉल्व हो जाएगा पूरा। क्लियर है क्या? तो वही बेनिफिट है हमारे लिए, है ना, इसीलिए हम चीजों को इस तरीके से सोचते हैं, समझते हैं। अगला वाला देख सकते, चलिए, है ना, अगला वाला आप सारे फॉर्मूले को इजीली प्रूव कर सकते हो, आप ऑर्डिनरीली डिफरेंशिएट कर दो सबको, सारा मामला साफ हो जाएगा। क्लियर है? क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर आएगा डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, सही बात है। तो ये dx अपॉन dx 1 हो जाएगा, तो ये आना है x से dy अपॉन dx माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से सही तरीके से देखता हूँ तो ये x dy माइनस वाई dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे dx आएगा, और ये चीज़ कहीं ना कहीं किस तरीके से आ रहा है, d ऑफ वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो ये dx निपट गया मान लीजिए, तो यहाँ से कितना आ रहा है, d ऑफ वाई बाई एक्स बराबर x dy माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कितना फ़ायदा होगा ना, देखो दोस्त, जब एग्जाम में आपको दिखेगा ना वो चीज़, तब फील आएगा आपको, अभी उतना ज़्यादा फील नहीं आएगा। बोले इसमें क्या खास चीज़ है सर, जब सवाल में अप्लाई होगा तब देखोगे कितना बड़ा कैलकुलेशन को छोटा बना देता है ये, ठीक है। और एग्जैक्टली यही चीज़ से मदद से हम लोग अच्छे टफ डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व कर देते हैं IIT-JEE में, जब भी तैयारी कराते हैं अकॉर्डिंगली। +2 में बच्चे भी ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं एग्जैक्ट को, बिना एग्जैक्ट जाने वो एग्जैक्ट का इंस्पेक्शन वाले फीलिंग से क्वेश्चन को सॉल्व करता है। तो ये समझ गए होंगे। तो अब सोच के रखो, जब भी क्वेश्चन में इस तरीके का चीज़ें दिखेगा, ठीक है, तो तुरंत आप उसको ये लिख दो, है ना। सिर्फ ये लिख देने से नहीं होगा, प्रॉब्लम क्या होगा वो भी समझेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे मैं फील दिलाता जाऊंगा पूरा, आप कनेक्ट रहो मेरे साथ, पूरा फील आएगा, आप चिंता ही मत करो, ठीक है। तो अभी बस इतना सा समझो कि ये आया कैसे, है ना। ऐसे गंदे RHS में जो एक्सप्रेशंस लिखे गए हैं वो एक परफेक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट कैसे किया गया, है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन लॉजिक हमने इसको परफेक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट किया। पहली बात तो ये आपको समझना है, ठीक है। तो भाई मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे भाई कि यहाँ पे जितने भी मान लीजिए फार्मूला बोले आप या फिर परफेक्ट डिफरेंशियल बोले, जो भी बोलना है, यहाँ पे 10 के 10 मैंने जितना भी लिखा उसके बाद भी पॉसिबल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। कल को जाके भाई किसी ने भी कुछ भी कर दिया भाई, है ना, कल को जाके किसी ने कुछ भी कर दिया, x³ इंटू ई पावर वाई को डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दिया, उधर से कुछ आया, उधर से मान लीजिए क्या आएगा, x³ इंटू ई पावर वाई डिवाइड बाई डी एक्स आ जाएगा, प्लस ई पावर वाई इंटू 3x स्क्वायर dx बाई डी एक्स, तो 1 हो जाएगा, सही है। तो इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने नया फॉर्मूला बना दिया, ये लो भाई, x³ ई पावर वाई dy प्लस ई पावर वाई 3x स्क्वायर
dx बराबर डी ऑफ एक्स क्यूब ई पावर वाई, ये बन गया ना नया फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो आप मेरे को इनफाइनाइट बोलो, मैं इनफाइनाइट बनाने आज से भी बैठ जाऊं तो मरते दम तक शायद खत्म ना हो, क्योंकि फंक्शंस तो कभी फाइनाइट हो ही नहीं सकते। इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन आप बना सकते हो किसी भी तरीके से मिक्सचर कर करके, समझ में आ रहा है ना। तो आप समझ रहे होंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल यहाँ पे 10 जो है, ये तो मैंने 10 लिखा क्योंकि ये 10 एग्जैक्ट डिफरेंशियल कॉमनली यूज हो जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन जो फ्रेम किया जाता है वो इनके ऊपर ही बेस करके किया जाता है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही 10 एग्जिस्ट करे फॉर्मूला, उसके अलावा भी बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, सही बात है। चलो आगे देखते दोस्त, आगे देखते, आगे की कहानी देखते हैं और अच्छे से चीज़ों को रिलेट करते, कनेक्ट करते और चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो ये 10 का 10 आप याद कर लीजिएगा, इनको कॉमनली यही आपको मिलेगा, उसका 100% 200% चांस है। इसके बाहर कोई क्वेश्चन शायद ही आपको मिले जहाँ पे ये फॉर्मूले के अलावा कुछ यूज़ हो रहा है, अगर हो रहा है तो अकॉर्डिंगली आपको सोचना पड़ेगा, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो याद रखने का तरीका एक बार सिखा देते हैं। डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई अगर पूछेगा तो x के साथ y आएगा और y के साथ x आएगा, दैट इज x dy और y dx। बात समझ में आ रहा है ना, x dy y dx। रिमेनिंग दोनों के दोनों नीचे फॉर्मूला में ऊपर वही आएगा x dy y dx। बट यहाँ पे याद रखने का एक और ट्रिक है, अब ऐसे याद रख सकते, डिनोमिनेटर में अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x का ही स्क्वायर आएगा। बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस फॉर्मूले में x नीचे आएगा कि इस फॉर्मूले में x नीचे आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही याद रख सकते हो ना, जो यहाँ पे नीचे वही नीचे आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा, कोशेंट रूल आपको याद ही होगा, डेरिवेटिव तो उतना पता ही होगा आपको। और यहाँ पे भी आपको वाई स्क्वायर मिलेगा नीचे, सही बात है ना। और आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो यहाँ पे नीचे है वहीं से कहानी स्टार्ट होगा, दैट इज एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और सिमिलरली यहाँ पे भी वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो सिमिलरली अगर इस चीज के बारे में सोचो तो ये तो याद रह ही जाता है बच्चों को कि डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस एक्स में आता है, तो ऑब्वियसली ये डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, और ये जो ट्वाइस आएगा उसको मैनिपुलेट करने के लिए बाहर हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसे ही आप खुद से ही लॉजिक बना करके ये सारे के सारे याद रख सकते हो, उसमें कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, बट याद जरूर रखिएगा क्योंकि इनके बिना शायद ही क्वेश्चन में उतना फायदा हो आपको, ठीक है। आप क्वेश्चन में थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो जरूर करोगे दोस्त, अगर ये सारे के सारे कहानी आपको याद नहीं रहता है तो। मामला समझ रहे हो पूरा, अगर ये याद नहीं रहता है तो थोड़ा बहुत तो आपको दिक्कत जरूर होने वाला है, ठीक है। वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं और खास कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है दोस्त। चलो तो देखते हैं, अभी सवाल को अकॉर्डिंगली सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, तो आप ये समझ गए कि इंस्पेक्शन का मतलब है ये 10 फॉर्मूले, इनको याद कर लो। क्या ये 10 ही पॉसिबल है दुनिया में? बिल्कुल नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं। फिर अगर कोई बोलेगा ये फॉर्मूला आया कहाँ से, आप इसको डेराइव करके देख दोगे। आपको यहाँ पे जो नीचे डी लगा हुआ है ना, उसके नीचे डी एक्स लगा दोगे, उसको डेरिवेटिव कर दोगे, फिर डी एक्स उड़ा दोगे तो आ जाएगा ये सारे के सारे फॉर्मूला। ये आप डेराइव भी कर सकते हो, मैंने आपको करके दिखा दिया। नया बनाने को बोलेगा तो नया भी बना के दिखा सकते हो आप, मैंने आपको दिखा दिया। सारी चीज़ आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। बट ये 10 जनरली यूज हो जाते हैं क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने लिख करके दिया, ठीक है। अदरवाइज कोई लॉजिक नहीं है मेरे पास कि ये 10 ही क्यों पढ़ा है आपने, क्योंकि ये 10 ही कॉमनली यूज होते हैं क्वेश्चंस में, सिंपल सी बात है। उसके अलावा तो एग्जिस्ट करेगा, बोल ही रहा हूँ ना। सवाल मेरे को बनाने देगा तो मैं इन 10 के बाहर कोई भी क्वेश्चन बना के दे सकता हूँ आपको, सीधा सीधा हाथों हाथ बना के दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो एक बना के दिया ना आपको, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी ये टर्म को ले जाकर के ऐसे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में घुसा देंगे, ठीक है। तो इसके बारे में अगर जो ऑब्जर्व कर लिया तो वो सोचो कि वो बच्चा का प्रैक्टिस कितना स्ट्रांग होगा इस प्रोफाइल में, ठीक है ना। दिमाग का ज़्यादा कोई चक्कर नहीं है, जिसका प्रैक्टिस जितना ज़्यादा स्ट्रांग है ना, उसको ज़्यादा जल्दी क्लिक करेगा, और उसी का नाम हम दे देते हैं कि दिमाग बहुत स्ट्रांग है। दिमाग स्ट्रांग होना एक सप्लीमेंट्री चीज़ है मेरे ख्याल से, ठीक है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस है तो अपना आप वो क्लिक हो जाएगा। दिमाग तेज़ किसी का होता नहीं, वो प्रैक्टिस कर करके तेज करता है उसको, ठीक है। वो प्रैक्टिस कर लेता है बहुत ज़्यादा चीज़ों को, उसको तुरंत ऑब्जर्व हो जाता है कि अच्छा इसमें तो ये लगना है, तो हम बोल देते हैं अरे भाई गजब का दिमाग है, नहीं, बट वो उसका मेहनत रिफ्लेक्ट होता है हकीकत में, ठीक है। तो ये सारे रूल्स आप अपना कॉपी में लिख दीजिएगा, इनके सपोर्ट में प्रूफ लिखिएगा, है ना। इनके अलावा क्या क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल आप खुद से बना सकते हो वो भी आप थॉट लिख करके रखिएगा, है ना। एंड देन उसको प्रूफ कैसे कर सकते हो और उनको याद कैसे रखना है वो भी आप लिख के रखिएगा। अभी फिलहाल मैं इनको चलो इनको रहने देते, पता नहीं मैं भी यार फॉर्मूला वगैरह मेरे को भी याद नहीं है ये सब, ठीक है। मैं इसी स्पेस में इसी को इरेज करके मैं सवाल को करते जाता हूँ, है ना। अगर खास कुछ ज़रूरत हुआ तो मैं इरेज करूँगा, अदरवाइज खास कुछ
इरेज करने का कोई ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। तो 4 तक तो मेरे को याद रहता है, उसके बाद मेरे को भी कुछ भी याद नहीं रहता यार, ठीक है। तो चलो सवाल स्टार्ट करते तो अकॉर्डिंगली फील आएगा। वैसे स्टार्ट करते तो उसके बाद ही जा करके अपने को बढ़िया से एकदम बोला फील आएगा, ठीक है। चलो देखिएगा ज़रा ध्यान से, देखिएगा ज़रा ध्यान से दोस्त, मामला क्या है यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो। चलो क्या बोला जा रहा है देखो, मैं एग्जैक्ट इंस्पेक्शन के ऊपर बेस करके एक आध क्वेश्चन उठा देता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे इंस्पेक्शन का कोई क्वेश्चन तो मेरे को पता नहीं क्यों दिख नहीं रहा है दोस्त। x अगर कॉमन तो y dx माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वेयर, बट यहाँ पे ट्वाइस आ गया ना, वो प्रॉब्लम कर देगा। ट्वाइस क्यों आया, ये भी तो सवाल है, ट्वाइस क्यों आया। मतलब ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन बाकी रूल से नहीं हो सकता, वो क्वेश्चन बाकी रूल से भी हो जाएगा। जस्ट मैं एग्जैक्ट का फील दिलाना चाहता था, उसके लिए एक आध क्वेश्चन मेरे को चाहिए था और कुछ नहीं। चलिए ये वाला ही कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला ही कर लेते हैं। नंबर 8, ध्यान से देखिएगा दोस्त, ध्यान से देखिएगा क्या बोला जा रहा है। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स। सही बात है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अभी अगर जिस बच्चे को इंस्पेक्शन का कोई आइडिया नहीं है वो अगर करेगा इस प्रॉब्लम को तो कैसे करेगा देख लेते एक बार, ठीक है। तो अपन इसको डी एक्स वाले पार्ट को एक साइड में लेकर के चले जाते हैं, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा एम डी एक्स, ठीक है, प्लस एन डी वाई होता है ना, तो n का अगर मैं बात करूं तो n तो उस तरफ जब जाएगा तो माइनस एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा। सही बात है, तो इसको ऑब्वियसली अब क्या बोलोगे, m बोलोगे, इसको ऑब्वियसली क्या बोलोगे, n बोलोगे। तो डेल m अपॉन डेल वाई आएगा, तो डेल m अपॉन डेल वाई कितना आएगा 1 प्लस अंडर रूट, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, रूट x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट x इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। अगर मैं बोलूँ y के रेस्पेक्ट में तो ट्वाइस y ही होगा ना, क्लियर है। तो ये आ गया यहाँ से दिस, सही है। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो, सही है दोस्त, ऐसे भी बोल सकते हो, क्लियर है। चल, और डेल एन बाई डेल एक्स निकालना होता है, वो कितना आएगा -1। तो क्लियरली ये दिख रहा है कि ये तो सर डेल एम अपॉन डेल वाई के इक्वल है ही नहीं, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो एग्जैक्ट है ही नहीं, ठीक है। लिखना विखना आप लिखिएगा यार, मैंने सफिशिएंट आपको लिखना सिखा दिया, मैं आज के लेक्चर में लिखने विखने नहीं जा रहा हूँ। आप लिखिएगा कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ब्ला ब्ला ब्ला, आप जानते हो, एम निकालो, एन निकालो, ये निकालो, ये निकालो, फिर कमेंट करना है देयर एज डेल एम बाई डेल वाई नॉट इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स, देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सब लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो नंबर काटा जाएगा, पहले बता रहे, तो लिख लीजिएगा खुद से, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट तो नहीं है, नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो कंफर्म हो गया। तो अभी मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर नहीं निकालेंगे तो इसको एग्जैक्ट बनाएंगे कैसे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर निकालने जाए तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, रूल बाय रूल चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं रूल 1 अप्लाई करने जाऊं तो क्या आएगा, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स, ठीक है ना, यही तो करना है, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स, है ना, और डिवाइडेड बाई एम। दूसरा रूल में चेक करते हैं, डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई डिवाइडेड बाई एन। तो मेरे ख्याल से तो दोस्त आप यहाँ पे कुछ भी कर लो, आप यहाँ पे, मैंने क्या बोला, आप यहाँ पे कुछ भी कर लो, आप यहाँ पे कुछ भी कर लो, ये चीज कंप्लीटली फंक्शन ऑफ x या फिर फंक्शन ऑफ y अलोन तो नहीं आने वाला है। ये जो डिफरेंस होगा ना दोनों का, न्यूमरेटर में तो बस माइनस का ही अंतर होता है ना दोनों रूल में, पहला दो रूल फेल होने वाला है, ये तो मेरे को क्लियरली विजिबल है, दिख रहा है, पूरा
पूरा अच्छे से क्लियरली मेरे को दिख रहा है कि इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये तो रूल 1 और रूल 2 सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, क्योंकि del m by del y माइनस del n by del x डिवाइडेड बाई m करो या del n by del x माइनस del m by del y डिवाइडेड बाई n करो, सॉल्व करके देख लो, वो फंक्शन ऑफ x या y एलोन आना चाहिए, वो एलोन तो आएगा नहीं, मिक्सचर आएगा। तो रूल 1 और रूल 2 फेल हो गया, मतलब इन दोनों रूल से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा नहीं। मेरे को डायरेक्टली ऑब्जर्व हो गया, अगर आपको नहीं हो रहा आप कैलकुलेट करके देखिए ना यार, क्या दिक्कत है। तो अगले रूल पे चलेंगे, दैट इज होमोजीनियस, रूल नंबर 3। क्या ये होमोजीनियस है? क्या ये होमोजीनियस है? जी हाँ, ये बिल्कुल होमोजीनियस है। तो क्या ये होमोजीनियस का लॉजिक से हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो सर देखो ना, इसका डिग्री कितना है? 1, इसका डिग्री 2, बट अंडर रूट लगा हुआ है तो इसका नेट डिग्री क्या होगा? 1 ही होगा, और इसका डिग्री भी 1 है। तो ये सारे के सारे होमोजीनियस फंक्शन है ना। तो यहाँ पे अगर मैं क्लियरली ऑब्जर्व करूँ तो आपका dy बाई डी एक्स जो आएगा वो कितना आएगा? dy बाई डी एक्स वो आएगा y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई x। तो इसको अगर जनरली होमोजीनियस से आप सॉल्व करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, जैसे आप +2 में करते थे। y बराबर vx मान के अगर करना चाहते हो तो भी कर सकते हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर ऐसा ना करके आप होमोजीनियस का रूल 3 यूज करना चाहते हो, जहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई, है ना, और फिर उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नया m डैश और नया n डैश निकाल देना, तो आपका इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगा। और उस m डैश और n डैश के ऊपर आप एग्जैक्ट का सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगा देना, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ m डैश डी एक्स ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n डैश डी वाई ट्रीटिंग दोज टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x इनटू dy इक्वल टू कांस्टेंट। वो लगा देना, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। आप करके देखिए, एनालिसिस कीजिए एक सवालों के साथ, नहीं तो पता नहीं चलेगा, नहीं तो मजा भी नहीं आएगा। इससे आंसर निकालिए, सेम आंसर आएगा। उससे भी आंसर निकालिए, रूल 3 यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया तो उससे भी आंसर आ जाएगा। बट फिर भी मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन को मैं एग्जैक्ट से सॉल्व कर दूंगा। एग्जैक्ट मतलब इंस्पेक्शन से, रूल 5 से भी कर सकता हूँ इसको। जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन इंस्पेक्शन से हो रहा है वो बाकी किसी रूल से नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको जो सबसे पहले क्लिक करता है आप वही अप्लाई करोगे, सिंपल सी बात है। चाहे आप किसी भी रूल से, अगर आपको स्टार्टिंग में ही ऑब्जर्व हो जाता है कि सर ये तो होमोजीनियस है, तो लगा दो डायरेक्टली होमोजीनियस, कौन रोक रहा है। अगर आपको ऑब्जर्व हो जाता है कि सर ये तो रूल 3 से सॉल्व होने वाला है, तो लगा दो रूल 3, क्या दिक्कत है। और अगर आपको पहले ही दिख जाता है, जबरदस्त प्रैक्टिस होता है इंस्पेक्शन के ऊपर, आपको पहले ही स्टार्टिंग में दिख जाता है सर ये तो इंस्पेक्शन से हो जाएगा, तो लगा दो ना, क्या दिक्कत है, कौन रोक रहा है। सही बात है, क्लियर है दोस्त। चलो, तो मैं यहाँ पे ये दोनों तरीका तो आपको समझ में आ गया है ना। इन दोनों मेथड से आप कंप्लीटली कीजिएगा, ये आपका जॉब है ना। मैं आपको इंस्पेक्शन से करके देता हूँ और उसके थ्रू सिखाता हूँ कि कैसे आप इंस्पेक्शन को यूज़ करोगे। प्रॉब्लम का लेंथ को आप समझ पा रहे हो, है ना, कि मेरे को एक्सप्लेन करने में इतना जगह लग गया तो आपको करने में कैसे लगेगा, कितना जगह लगेगा। चाहे आप होमोजीनियस के थ्रू करो या फिर आप उस पार्ट के थ्रू करो, दैट इज रूल 3 के थ्रू जाओ, दोनों में कैलकुलेशन ज़्यादा आएगा। बट अगर इंस्पेक्शन के थ्रू करते हो तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। बोले कैसे सर, देखते हैं। इस कहानी को देख के तेरे को किसी चीज का याद आ रहा है, नहीं आ रहा है? बोल, ईमानदारी से बोलना। हाँ सर याद तो आ रहा है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, मतलब तो सर यहाँ पे देखो ना, ये दिख रहा है, तो सर नीचे एक्स स्क्वायर लगा देगा, नीचे एक्स स्क्वायर लगा दे सर। अच्छा, नीचे एक्स स्क्वायर अगर लगाएंगे तो बात कैसे बनेगा, नीचे एक्स स्क्वायर अगर लगाएंगे तो बात कैसे बनेगा, वो भी मेरा एक आध टेंशन है। सही बात है, क्लियर है। अच्छा, बोले क्यों सर, क्यों बात कैसे बनेगा, आपको इस तरीके का टेंशन क्यों आ रहा है? देखिएगा ज़रा क्यों टेंशन आ रहा है। इसके नीचे अगर मैं एक्स स्क्वायर चिपका देता हूँ, ठीक है, इधर भी मैंने इसके नीचे क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर चिपका दिया, और इधर कौन आ गया, डी एक्स आ गया मान लीजिए। सही बात। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी ऑफ एक्स, सॉरी एक्स नीचे है तो ये y बाई एक्स। टेंशन होने वाली तो बात नहीं है यहाँ पे, ये तो हो जाएगा मेरे को लग रहा है। अच्छा, अभी आप इस चीज को क्या करोगे, समझ रहे हो। अगर d ऑफ y बाई एक्स के टर्म में आपको परफेक्ट डिफरेंशियल मिल चुका है, तो उसके साथ जो फंक्शन है वो भी तो y बाई एक्स के फॉर्मेट में होना चाहिए ना, क्योंकि dx के साथ तो x वाला चीज सॉल्व हो जाएगा, और इसको तो कैसे करेगा, इसको तो कर नहीं पाएगा ना। तो इसमें भी y बाई एक्स का पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो वो बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, y बाई एक्स का पैटर्न में आ जाएगा ना, पूरा पूरा आ जाएगा। बोला
तो ये एक्स स्क्वायर और साथ में रह गया dx। तो यहाँ से स्क्वायर रूट निकाल के x आएगा ना, आएगा नहीं आएगा x? बिल्कुल आएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बाजू में ये x इस एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देगा तो ये dx बाई एक्स हो जाएगा। तो इस चीज़ को अगर मैं नीचे लेकर के आ जाऊँगा ना दोस्त, तो ये कितना हो जाएगा, d ऑफ वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dx बाई एक्स। बोले सर अभी y बाई एक्स के पैटर्न में इस फंक्शन को कन्वर्ट कर देने से क्या फ़ायदा हुआ आपको? फ़ायदा नहीं हुआ क्या? अभी अगर मैं y बाई एक्स को t मान लेता हूँ तब तो ये dt बाई अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये dt बाई अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा तो कितना आसान हो जाएगा ना इंटीग्रेशन। इसका तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही आता है, बोला dt बाई अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर का। समझ में आ रहा है दोस्त? वही फ़ायदा है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो बस अभी आप इंटीग्रेट कर दो, या फिर अगर आपको लिखना है y बाई एक्स टी तो आप लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा इस पैटर्न में और ये आ जाएगा dx बाई एक्स। तो अभी इंटीग्रेटिंग कितना आसान हो गया ना सर? अभी इंटीग्रेट करना कितना आसान हो गया, समझ में आ रहा है? इंटीग्रेटिंग वी हैव, देखो कितना बड़ा कैलकुलेशन को कितना छोटा बना दिया एक इंस्पेक्शन का ऑब्जर्वेशन से। और ये बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो, इसको प्रूफ करने का भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रूल में आता है, परमिशन है इसको यूज़ करने का। ठीक है, इधर वाले का फॉर्मूला मेरे को याद नहीं है, इंटीग्रेशन वगैरह का ज़्यादा फॉर्मूला मेरे को याद रहता नहीं है और डराइव करने का समय अभी है नहीं, तो आप इसको लिख दीजिएगा इस फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये जो भी फॉर्मूला है यूज़ करके लिख देना, इसका आंसर टी के टर्म में आएगा और बस टी पे आंसर छोड़ के मत आ जाइएगा। टी को ऑब्वियसली क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, वाई बाई एक्स करना पड़ेगा। वही फीलिंग जो होमोजीनियस में आता था, वी को वाई बाई एक्स लिखते थे, वही फीलिंग है। क्लियर है? तो यही है आपका प्रॉपर एप्लीकेशन इंस्पेक्शन का, जो एक प्रॉब्लम को कितना ज़्यादा रिड्यूस कर देता है, उस चीज़ को आपको पूरा पूरा फील आ रहा होगा दोस्त। क्लियर है? ज़बरदस्त तरीके से उसका फील प्रॉपरली आपको आ रहा होगा। बात समझ में आया? क्लियर है? चलिए आगे और क्वेश्चंस पे चलते हैं और अच्छे से चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, है ना। इंस्पेक्शन के ऊपर और कुछ बेस्ड प्रॉब्लम, अच्छे प्रॉब्लम उठाते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एंड देन देखेंगे इसके बाद इसके ऑनवर्ड्स या फिर इससे भी पहले शायद जितने भी सवाल हैं यहाँ पे इंस्पेक्शन के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, उनको पहले मैं करता हूँ, देन रिमेनिंग क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा, है ना, जो कि आप खुद से आराम से निपटा सकते हो। क्लियर है? चलो तो इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए आगे बात करते दोस्त, आगे बात करते। आगे क्या बोला जा रहा है आपको यहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन करें? और 7 वाला करते। चलो 7 वाला भी शायद इंस्पेक्शन से हो जाए। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप उसको इंस्पेक्शन से, अभी मैं इंस्पेक्शन ही पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं रूल 5 से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में उलझा हुआ हूँ। बट एग्जाम में शायद अगर आप मेरे को ये क्वेश्चन दोगे तो मेरा दिमाग में भी पहला शायद वही आएगा कि मैं डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स चेक करूंगा। इक्वल आ गया तो डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे, इक्वल नहीं आया तो रूल 1, रूल 2, रूल 3 अकॉर्डिंगली मैं चेक करता जाऊंगा किस किस रूल से ये सेटिस्फाई होके इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे को मिल जाए और मैं उसको मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट से सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इंस्पेक्शन एग्जाम में आपका दिमाग में आए, बट एज मैं इंस्पेक्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी, दैट्स वाई मैं उसको क्वेश्चन को उस नजरिए से देख के सॉल्व करना आपको सिखा रहा हूं। ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं इस प्रॉब्लम को इंस्पेक्शन से करता हूं तो आप एग्जाम में भी उसको इंस्पेक्शन से ही करो। अगर दूसरा किसी रूल से हो जाता है तो पहले आप उसी से कर लोगे ना, सिंपल सी बात है। क्लियर है? और अगर इंस्पेक्शन का प्रैक्टिस आपका स्ट्रांग है तो क्या पता आप इसी से कर लो, क्या दिक्कत है? सही है। आगे अगर बात करें तो ये कितना आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर 0। बात समझ में आए? क्लियर है? चलो चलो दोस्त, क्या यहां से हम लोग सीख पाएंगे? एम डी एक्स एन डी वाई ये सब मैं नहीं कर रहा, ये सब ऑलरेडी आपको आता है। मैं इंस्पेक्शन के बारे में सोच रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि सर देखो ना, यहाँ पे एक्स डिवाई, इस चीज को डिवाई के साथ और इसके साथ ना ये वाला चीज आप मर्ज करो तो एक्स डिवाई के साथ वाई डी एक्स आएगा, तो कुछ ना कुछ हो सकता है। तो उसी उम्मीद से मैंने आपका बात सुन के इन दोनों को एक ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, ऐसे कर दी। बचेगा कौन? एक्स स्क्वायर वाई डी वाई,
ये भी इसके साथ मार्ज होगा एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स के साथ, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रामायण होगा। ठीक है, तो यहाँ से 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। ठीक है, तो x dy माइनस वाई डी एक्स, उसके नीचे मेरे को चाहिए कौन? एक्स स्क्वायर चाहिए। ठीक है, उसके लिए मेरे को चाहिए कौन? एक्स स्क्वायर। तो मैं इस चीज को डायरेक्टली एक्स स्क्वायर डी ऑफ वाई बाई एक्स लिख सकता हूँ, वही एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से वही बन जाएगा। ठीक है, चलो, और यहाँ से अगर मैं एक्स वाई कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या आ जाएगा? एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स आ जाएगा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। सही है, तो अगर मैं इस यहां से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं तो ये डी ऑफ वाई बाई एक्स होगा प्लस एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये कितना आ जाएगा? डी ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। सही बात है, तो ये एक्स स्क्वायर निपट गया देखो, और यहां से जो मामला हुआ सॉल्व हो जाएगा इजीली। समझ आ रहा है ना आपको? वही फायदा है, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन को कितना छोटा कर दिया इंस्पेक्शन ने। समझो मेरी बात? अभी अगर आप इजीली इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट अगर कर दोगे, मैं एक ही लाइन में कर रहा हूं, आप लिख लीजिएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, लिख करके कर दीजिएगा, मैं यहीं पे लगा देता हूं सिंबल। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? अगर नया वेरिएबल सब्सटीट्यूट करना चाहते हो, मान लो इसको अगर आप u मानना चाहते हो, इसको v मानना चाहते हो, तो मानो, तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? du बाई 1 प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा, और बाजू वाला हो जाएगा v dv। समझिएगा बात को, तो ये आ जाएगा क्या? ये आ जाएगा tan इनवर्स u। ठीक है, 1/1 tan इनवर्स u बाई 1 तो वही होगा, और ये आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 बराबर c, प्लस c आएगा, उसी c को उधर भेज दो, माइनस c को नया c नाम दे दिया। तो tan इनवर्स u में तो आंसर छोड़ने से होगा नहीं, u क्या है आपका? y बाई एक्स है, और v क्या है आपका? xy है, तो ये xy का होल स्क्वायर बराबर c। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, यही है आपका करेक्ट आंसर, बात को समझिएगा अच्छे से। ठीक है, यही है सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आप शायद अगर रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4 अगर ये एग्जैक्ट नहीं हो रहा होता तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाकी चारों रूल से भी क्या पता आप निकाल देते। ठीक है, रूल 3, 4 तो लगना नहीं है, क्योंकि होमोजीनियस या फिर y इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, वो वाला पैटर्न भी दिख नहीं रहा है मेरे को, तो रूल 3, 4 तो नहीं होगा, शायद रूल 1 और 2 से हो जाए, उससे भी आप करके देख सकते हो, दोनों में से किसी ना किसी एक रूल से हो जाए। अगर एग्जैक्ट बन जाए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके पास m के जगह पे नया m डैश और नया n डैश आ जाएगा, एंड देन आप सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट लगा दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ m डैश dx ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दोस टर्म्स of n which does not contain those terms of n dash which does not contain x into dy बराबर कांस्टेंट। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को निपटा सकते हो। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रहा होगा चीजें आपके साथ, है ना? एकदम मस्त तरीके से बोला, चीजों को समझिए और लिंक करने का कोशिश कीजिएगा। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, आगे बात करते चलिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना? 7 भी कर दिया, 8 भी कर दिया दोस्त। ठीक है, चलिए अभी 9 करते हैं। 9 एक और एक अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है 9। ध्यान से देखिएगा 9 को किस तरीके से हम डील करने वाले, समझिएगा बात को। नंबर 9, ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? x dx प्लस y dy डिवाइडेड बाई एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस, माइनस कॉमन लेके लिख देता हूं एक साथ, ये चीज आ रहा है, ध्यान से समझना बात को। अभी ऊपर तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई आपको मिल गया, और एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई किस में जाएगा? हाफ ऑफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तो कुछ कुछ बात समझ आ रहा है, बन भी रहा है। और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स को ये लिख देंगे, है ना? डायरेक्टली इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको पोलर सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। हाँ,
जेई के लेवल में जब भी हम पढ़ाते हैं तब तो एग्जैक्ट से भी कराते हैं इसको, पोलर सब्सटीट्यूशन से x बराबर आर कॉस थीटा, y बराबर आर साइन थीटा से भी कर सकते हो, खास कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है, वो थॉट भी एक्सेप्टेबल है। और यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर डी ऑफ वाई बाई एक्स, और इधर क्या आएगा, एक रूट आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अभी एक चीज ध्यान से समझना, अभी बच्चे लोग क्या बोलते हैं ना कि सर इस पूरा चीज को इसके साथ ले जाओ ना, और इसको टी मानने से ये क्या बन जाएगा, रूट टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टी इंटू डी टी, तो वो इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं उनको पूछता हूं कि भाई अगर इस पूरा चीज को इसके साथ एसोसिएट कर दिया तो ये अगर अकेला होता तब तो ये इंटीग्रेट होके y बाई एक्स दे देता, बट ये अकेला नहीं है ना दोस्त, इसके साथ एक जहर यहाँ पे बैठा हुआ है ना एक्स स्क्वायर, उसको क्या करोगे, वो फंस जाएगा ना बेचारा, समझ में आ रहा है। तो उसको ना फंसने के लिए हमें क्या चाहिए, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, और उस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर यहाँ पे एक मिल जाता तो मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता और वो चीज बन जाता 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, जो इसके साथ एसोसिएट हो जाता और रिमेनिंग पार्ट इसके साथ हो जाता। समझ में आ रहा है ना। तो उसी थॉट के साथ मैं यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जनरेट करने के बारे में सोच रहा हूँ, और उसी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं जनरेट कैसे करूंगा, सोचो एक बार, मैं इसी क्वांटिटी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जनरेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ लो, वही थॉट है, यही होता है प्रैक्टिस के साथ साथ यही चीज एग्जैक्टली आपका डेवलप होता है, समझिएगा बात को। तो यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बात समझ गए, क्लियर है, क्योंकि इसी क्वांटिटी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अभी फायदा क्या हुआ दोस्त, फायदा क्या हुआ, देख लो फायदा क्या हुआ। फायदा हुआ है कि सर यहां से अपन क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, है ना, और यहाँ से आ जाएगा हाफ ऑफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ वाई बाई एक्स। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, सही बात है। तो इस चीज़ को उधर लेके जाएंगे, इन दोनों को इधर लेकर के आ जाएंगे, तो ये डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ऑफ वाई बाई एक्स ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। सही बात है, क्लियर, डी ऑफ वाई बाई एक्स और नीचे 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, और ये दोनों टर्म नीचे आ जाएगा। सही बात है। तो अभी अपन इजीली सब्सटीट्यूट करके काम निपटा सकते हैं ना, बोलो आराम से। इसको आप y मान लो, u मान लो, चलो, और इसको v मान लो, ठीक है। तो जो इंटीग्रेशन का टर्म बनेगा हाफ तो बाहर ही आ जाएगा, इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे कितना आएगा, d ऑफ u आएगा, इधर कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यू आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ u आएगा। क्यों, समझ में आ रहा है। और इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। तो ये तो tan इनवर्स ऑफ v हो जाएगा, और उसी tan इनवर्स ऑफ v को आप y बाई एक्स लिख सकते हो। ये तो सॉल्व हो गया। अभी इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए इस u को ऐसा सब्सटीट्यूशन करो ताकि ये रूट हमेशा के लिए निपट जाए। अभी ये रूट कब निपटेगा, जब u को टी स्क्वायर सब्सटीट्यूट करोगे। तो u को टी स्क्वायर अगर अगेन सब्सटीट्यूट किए तो du को भी चेंज करना पड़ेगा, du हो जाएगा 2t dt, तो ये आ जाएगा हाफ 2t dt डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस u के जगह पे टी स्क्वायर इंटू टी, तो ये टी कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो ये dt बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, जिसका आंसर मेरे को जहां तक याद है आप चेक कर लीजिएगा 1 बाई ए साइन इनवर्स ऑफ t बाई ए होगा शायद, और t को लिख देंगे रूट u बाई ए, और इधर तो tan इनवर्स y बाई एक्स आ ही चुका है। अभी बस u को क्या लिख देना है, u को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देना है, प्लस c लगा देना है, यही हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये u का वैल्यू बस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर देना,
क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ों को रिलेट कर पाए और इस तरीके से गंदे क्वेश्चंस को भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल, अभी सोचो इसको अगर mdx प्लस ndy बराबर 0 से आप करने जाते तो शायद आपका हालत ही खराब नहीं हो जाता दोस्त। मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट के अंदर घुसा के पार्शियल डिफरेंशिएशन करके चेक करना है, भाई रामायण हो जाता, रामायण 3 से 4 पेज का क्वेश्चन हो जाता भाई। समझ में आ रहा है? क्लियर है दोस्त? इसीलिए अपन बोल रहे हैं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बड़े क्वेश्चन में जहां पे भी इस तरीके का परफेक्ट डिफरेंशियल दिख जाता है उसमें बहुत ही खतरनाक लेवल में वो इफेक्टिव होता है। बात समझ में आ रहा है? गजब तरीके से आपको हेल्प करेगा, बोला। क्लियर है? और अगर डायरेक्टली दिख भी नहीं रहा है, ऐसे भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिया जहां पे आपको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं होगा, आपको खुद से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उस जगह पे भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो नोट कीजिएगा, बोला अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट कीजिएगा अच्छे से, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्त, चलो चलो, ये शायद आपसे बन जाएगा यार, एक्स स्क्वायर कॉमन चला जाएगा और यहाँ पे एक्स बचेगा और यहाँ पे वाई बचेगा, नहीं वाई, हाँ उसी एक्स से वापस डिवाइड कर देना तो ये वाई बाई एक्स, ये इजीली हो जाएगा, ये होमवर्क है, ये इजीली हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 11 वाला ज़रूर बताते हैं, उसके आगे 11 क्या मीन करने का कोशिश कर रहा है उसको देखते, उसको समझने का प्रयास करते, उनको सॉल्व करते हैं। चलिए 9 को नोट कर दीजिएगा अच्छे से। नोट सिर्फ नोट ही नहीं करना है दोस्त, पूरा सॉल्व करना है। मैं कॉपी चेक करूंगा लेकिन पहले बता रहा हूँ पूरा सॉल्व करना है, नहीं तो ये सब पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। नहीं तो सेमेस्टर के पहले क्लास में आओ, नोट्स लेकर के जाओ, पूरा सेमेस्टर बैठ के उसको रट लो, एग्जाम दे देना, हमारा ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जो लोग करते हैं ऐसे उनके पास चले जाओ, सिंपल सी बात है। 11 ध्यान से देखो, ठीक है, हमारा शुरू से आखिरी तक एक ही एफर्ट रहता है, समझाना समझाना और समझाना। सोचना सिखाना मेरा काम है, ना ही मैं मैथमेटिशियन हूँ और ना ही मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। ठीक है, तो मेरा एक ही काम है कि थॉट प्रोसेस को तैयार करना आपका, कि सोचते किस तरीके से, है ना। मैं एक ट्रेनर हूँ जो आपका माइंड को ट्रेन करने आया हूँ कि भाई सोचते इस तरीके से, इस रास्ते में सोचते हैं तो सवाल बन जाएगा। काबिल बनाने आया, रट्टू तोता बनाने थोड़ी ना आया मैं आपको। ठीक है, वो तो किताब भी मिलता है, किताब खोल करके पढ़ लोगे, ये इधर से उधर सारी चीज़ पढ़ लोगे तो हो जाएगा आपका। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि किताब में होते कितने क्वेश्चन है? किताब में होते 1000 क्वेश्चन। क्या आप कर पाएंगे 1000 क्वेश्चन? नहीं कर पाएंगे। तो मेरा काम क्या है कि ऐसा 100 क्वेश्चन करा दो ताकि ये 1000 क्या 10,000 भी आ जाए तो मैं कर लूँ। यही आता है मेरा एक्सपीरियंस और मेरा ट्रेनिंग का तरीका। ठीक है, समझ आ रहा है ना। थॉट प्रोसेस तैयार करना मेरा काम है, ना कि आपको रट्टू तोता बना के रट्टाबाज बनाना। सही है, क्लियर है? चलो इस सवाल को ध्यान से देखिए, इस सवाल को ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कोई इस तरीके का पहला 3-4 कैटेगरी में जितने भी फॉर्म लिखा गया है उसमें डायरेक्ट कोई फॉर्मेट खास करके मेरे को दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखो। चलो मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा ओपन करते हैं, फिर देखते हैं कुछ ना कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 2xy² dx, फिर आ गया y इंटू ई टू दी पावर x इंटू डी एक्स। आप mdx प्लस ndy बराबर 0 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, मेरे को नहीं पता कि होगा नहीं होगा, क्या पता चारों के चारों रूल फेल हो जाए। तो चारों के चारों रूल अगर फेल हो जाता है तो एग्जैक्ट ही तो बचेगा, इंस्पेक्शन ही तो बचेगा, एक ही रास्ता। समझो मेरी बात। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। इस जगह पे मेरे को कोई झोल लग रहा है, इस जगह पे मेरे को कुछ ना कुछ लग रहा है। चलिए अगर लग रहा है तो ट्राई मार के देख ही लेते, इसको उधर भेजिए। ठीक है, ई पावर एक्स डी वाई माइनस y e पावर x dy। तो यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, y e पावर x dx माइनस e पावर x dy। बन गया ना ये पैटर्न। बस नीचे क्या चाहिए, y² चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अपन क्या लिख देंगे, माइनस y², नंबर 6 वाला पैटर्न बन गया, इंटू डी ऑफ e पावर x बाई y। तो ये y² निपट गया, यहाँ पे 2x dx आ गया और यहाँ पे ये पैटर्न आ गया। अब इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा। 2 बाहर आ जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन x²/2, x² आ गया इधर, और यहाँ पे तो d और इंटीग्रल सिंपल खत्म। तो आंसर डायरेक्टली e पावर x बाई वाई प्लस c।
अगर इसके साथ एक x आ जाता तो मैं ये नहीं लिख पाता, क्योंकि तब ये x दिक्कत कर देता। अभी तो अगर मैं इसको u मानूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ du तो u ही होगा ना, तो बस खत्म हो गया, है ना। अच्छा, अभी अगर इसके साथ एक और e पावर x/2 y आ जाता तो मैं क्या बोलता कि ये u du टाइप का है, तो ये u²/2 हो जाता, मतलब इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 + c। ठीक है, उस फीलिंग को समझो, सब्स्टिट्यूशन का फीलिंग को समझो, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये सवाल भी अपना हो चुका है। 12 नंबर दिखा देते और थोड़ा वैरायटी दिखा देते आपको, नंबर 12 दिखा देते, थोड़ा नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्त, सही है। चलो नोट कर लीजिएगा, आगे बात करें। नंबर 12, y sin 2x बराबर 1 + y² + cos² x dy। सही बात है, cos² x dy। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ, है ना, वही m dx + n dy, यहाँ पे dx शायद मिस हो गया, इसके साथ dx आ जाएगा, शायद ये मिस हो गया शायद। ठीक है, तो अगर m dx + n dy करना चाहते हो इसको इधर लाके तो भी कर सकते हो, बट एज मैं एग्जैक्ट सिखाने वाला हूँ आपको, तो मेरे को एक चीज़ ना बहुत ही क्लियरली दिख गया। सबसे पहले ये ऑब्जर्वेशन आपका भी स्ट्रांग होना चाहिए कि सर cos² को डिफरेंशिएट अगर करूंगा तो क्या आएगा, 2 cos इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos विच इज sin, तो 2 cos इंटू साइन बन जाएगा sin 2x, यहाँ पे बना हुआ है ना। तो वहीं पे मेरे को थोड़ा बहुत एग्जैक्ट का फील आया। अभी कौन सा फॉर्मेट लगेगा कि कोई नया फॉर्मेट लगेगा वो सब तो मेरे को नहीं पता, वो सब तो सॉल्व करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो 1 + y² तो पूरा पूरा y का फंक्शन है, ये जब dy के साथ आके चिपकेगा तो उस पर तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं, वो तो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो बच रहा है ये पार्ट, इसको उधर लेके आ जाते हैं। ठीक है, -cos² x इंटू dy, सही बात है, क्लियर है दोस्त। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी मेरे को क्लियरली दिख रहा है, देखो y² को अगर मैं मानूं, y² को अगर मैं मानूं, अच्छा एक काम करते हैं, चलो क्लियरली मेरे को दिख गया। y यहाँ पे है, यहाँ पे y नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि y का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। यहाँ पे cos² है, यहाँ पे cos² का डेरिवेटिव है, तो क्लियरली ये पता चल रहा है ना क्या है मामला, पता चल रहा है पूरा पूरा अच्छे से। यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट यूज़ नहीं होगा, नया फॉर्मेट, मैंने बोला था ना नया क्वेश्चन भी आ सकता है इसी तरीके से। जैसे कि देखो, अगर मैं ddx ऑफ y cos² x अगर मैं पूछता हूँ तो ये कितना आएगा, y तो कांस्टेंट रहेगा, इंटू cos² x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा, -sin 2x, प्लस अगर मैं cos² x ले लेता हूँ तो इसके बाजू में क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो जैसे ही मैं इसको एलसीएम वगैरह ले लेता हूँ तो ये कितना आएगा, cos² x इंटू dy माइनस y sin 2x डिवाइडेड बाई इंटू dx आएगा ऑब्वियसली, डिवाइडेड बाई dx। ठीक है, तो देख cos² x इंटू dy माइनस y sin 2x dx, तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस ऑफ d ऑफ y cos² x बन जाएगा ना। dx कैंसिल करके इसका वैल्यू अगर ये है तो इसको रिवर्स कर दोगे तो माइनस आएगा ना बाहर। देखो नया इंस्पेक्शन बना करके दे दिया गया सवाल। अभी आप यहाँ पे अगर इंटीग्रेट कर दोगे, अभी अगर आप यहाँ से इंटीग्रेट कर दोगे बोथ साइड तो आंसर क्या आ जाएगा, क्लियरली आपको पता चल रहा है इंटीग्रेशन डी खत्म होकर के, तो इधर तो -y² cos² x ही आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 1 इंटू dy का इंटीग्रेशन y और y² का y³ + 3 ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो किस तरीके से देखो एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को भी अपन लोग एग्जैक्ट बना के कर रहे, या फिर इंस्पेक्शन से कितना आसानी से अपन सॉल्व कर रहे हैं चीज़ों को। समझ में आया ना, क्लियर है। चलो तो बस ध्यान से चीज़ों को ऑब्जर्व करते जाइएगा दोस्त, है ना, एकदम मज़े तरीके से होगा, है ना। ये वाला होमवर्क दे देता हूँ, आप इंस्पेक्शन से करो या फिर आप अपना पुराना चारों रूल में से किसी को भी यूज़ करके करो, वो आपकी बात है। ठीक है, आप किसी से भी कर सकते हो, उसका परमिशन बिल्कुल है आपके पास। सही बात है। चलते हैं आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते 14 वाला करके देने का प्रयास करते थोड़ा बहुत। क्यों 14 वाला थोड़ा बहुत करना चाहिए, समझ आ रहा है क्या 14 वाला। बाकी और मैं एक भी नहीं करूँगा क्योंकि बाकी सारे पैटर्न मेरे को दिख रहा है,
ऑलरेडी मेरे को पता चल रहा है कि ये तो आपसे बन ही जाएगा, और बन ही जाना चाहिए दोस्त, उसमें खास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बन ही जाना चाहिए। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना आप। चलो, तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर। सही बात है। चलिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से क्या पैटर्न लगाएंगे, सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सोच लो क्या होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, एक्स अगर कॉमन भी लेते तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, पर उससे खास कोई मतलब बनने वाला है नहीं। क्यों दोस्त, लग तो नहीं रहा है खास कुछ होगा यहाँ से, लग रहा है क्या आपको? लग रहा है तो बताना चाहिए दोस्त। हाँ 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 बोले सर क्या हाँ 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 कर रहे हो। एक्स को अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या आएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। एकदम दिमाग को खुला रखना होगा, ओपन रखना होगा, ओपन माइंडेड, तभी जाके ये सब क्लिक करेगा। हाँ, और प्रैक्टिस जबरदस्त होना पड़ेगा। बोले सर अभी अगर यहाँ से मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो आपको दिख नहीं रहा है कि ये डी ऑफ एक्स वाई बन जाएगा, और यहाँ पे एक्स वाई बैठा है, बैठा है सर, इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि कब आप बनाओ और आप सॉल्व करो उसको। समझ में आ रहा है? तो ये बन जाएगा डी ऑफ एक्स वाई, और इसके नीचे आज के गिर जाएगा ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, और ये डी एक्स को उधर भेज दो और नीचे ये एक्स लगा दो। हो गया ना दोस्त, क्या दिक्कत है? तो इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो डी टी बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर वाला पैटर्न बन गया। जो भी इसका इंटीग्रेशन है, शायद साइन इनवर्स में आता है, अगर साइन इनवर्स में आता है तो शायद मैं सही हूँ, अदरवाइज आप करेक्ट कर लीजिएगा। और 1/a तो 1/1 तो 1 ही होगा, और यहाँ पे ये ln mod x हो जाएगा प्लस c, खत्म। यही हो जाएगा आपका सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो रिमेनिंग क्वेश्चन में, और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इंस्पेक्शन से करके दिया, अभी कुछ आपको भी तो करना चाहिए ना दोस्त, नहीं तो आपका दिमाग इंप्रूव कैसे होगा? दिमाग अगर आपको लगाना एग्जाम में जाके, तो अभी दिमाग लगाना सीखना पड़ेगा सबसे पहली बात, ठीक है? चलो ऊपर के क्वेश्चंस तो मेरे को 6 और 18 सिमिलर लग रहा है, मैं 18 करके देता हूँ, 6 होमवर्क में डाल देता हूँ, है ना? ये सारे के सारे होमवर्क में डाल रहा हूँ, ये मैं नहीं करने वाला। कुछ तो आपको भी बनाना चाहिए, नहीं तो फ़ायदा क्या होगा? लर्निंग तो हुआ ही नहीं ना। अगर आप खुद से सॉल्व नहीं कर पाते हो सवालों को, तो लर्निंग कहाँ से हुआ दोस्त? ठीक है, लर्निंग तो हुआ ही नहीं ना जब खुद से नहीं करोगे। मैंने थोड़ी ना बोला है मैं नहीं करके दूंगा, मैं हमेशा उतना पहले करके देता हूँ जितना ज़रूरत है, उसके बाद बच्चों से करवाता हूँ। अगर वो कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं को होगा। अगर वो खुद से कर जाते हैं ना इतना सीखने के बाद, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उनको होगा, ठीक है? फिर अगर ट्राई करने के बाद नहीं कर पाते तब बताना चाहिए था, क्योंकि तब उसका दिमाग में क्लिक करेगा। बिना ट्राई करने से मैं 20 का 20 क्वेश्चन करके दे दूंगा, ऐसा मास्टर तो मैं हो भी नहीं, और बनाने का कोशिश भी मत करना मेरे को, ठीक है? चलो 18 ध्यान से देखिएगा। 18 ये कितना आया जरा ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 इंटू वाई डी एक्स प्लस, आगे अगर बात करें तो एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इंटू एक्स डी वाई बराबर 0। सही बात है। तो ये वो वाला पैटर्न नहीं दिख रहा आपको? मेरे को तो क्लियरली दिख गया। बोला आपको दिख रहा है क्या? क्या आपको दिख रहा है क्या? देख लीजिए, वो जो y इंटू फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, याद है? y इंटू एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस x इंटू एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई बराबर 0। डेफिनेटली आप इसको m और इसको n मान के देख लीजिए, जरूर यहाँ पे डेल m बाई डेल y और डेल n बाई डेल x अनइक्वल आएगा। तो अगर अनइक्वल आ रहा है और पहला तीनों के तीनों रूल भी सेटिस्फाई नहीं होगा, करके देख लीजिएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते वक्त, तभी तो ये पैटर्न दिख रहा है। नहीं तो ये कैसे क्यों बना के देगा ऐसे पैटर्न? रूल 4 लगाना है तभी तो ये पैटर्न बना रहा है ना वो लोग। तो डेफिनेटली हम लोग
सब कुछ निकालने के बाद IF कैसे निकालेंगे, 1/mx माइनस ny से निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरा पूरा m, ये हो जाएगा पूरा पूरा n, पुट करके निकाल दीजिए mx माइनस ny, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो उसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो m कन्वर्ट हो जाएगा m डैश पे और n कन्वर्ट हो जाएगा n डैश पे, देन उसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। क्लियर है क्या? चलिए, बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो मेरे ख्याल से दोस्त है ना, यहाँ पे एक सारे क्वेश्चंस एक बार आपको ये देखो, ये पैटर्न भी सेम लग रहा है, y इंटू दिस प्लस x इंटू दैट, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? ये पैटर्न भी सेम लग रहा है। ये खास किसी पैटर्न में तो दिख नहीं रहा है, ये खास किसी पैटर्न में तो दिख नहीं रहा है, ये खास किसी पैटर्न में तो दिख नहीं रहा है मेरे को, बट स्टिल मैं पैटर्न में दिखने का तो जरूरत ही नहीं है, तो इंस्पेक्शन से हो जाएगा। बोला 5 तो इंस्पेक्शन से हो जाएगा। ये देखो, ये देखो, देखते ही देखते सवाल हो रहा है। देखो, ये देख रहे हो, ये क्या है, d ऑफ एक्स वाई है, ये देख रहे हो, ये x dy प्लस वाई डी, ये तो d ऑफ एक्स वाई है। सही बात है, सही बात है क्या दोस्त? ठीक है, तो इसको क्या लिख दो सर, इसको ऐसे लिख दें y क्यूब बाई वाई, बिल्कुल सर बिल्कुल लिख दे, क्या दिक्कत है? तो ये एक्स वाई होल क्यूब को यहाँ पे नीचे लेकर के आ जाओ और यहाँ पे 3 इंटू 1/y dy को रख दो, इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा dt बाई टी क्यूब। आंसर क्या हो जाएगा, t टू द पावर माइनस 3 प्लस 1/3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1, दैट इज ये आ जाएगा 1/-2t स्क्वायर, दैट इज एक्स वाई का होल स्क्वायर बराबर 3 ln मॉड y प्लस c। ये हो जाएगा आंसर। ये तो इंस्पेक्शन से ही हो गया, और बाकी किसी फॉर्मेट से अगर हो जाता है तो हो जाए, क्या दिक्कत है ना? और ये तीनों के तीनों तो आपका वही फर्स्ट या सेकंड रूल का क्वेश्चन होगा, है ना? कर लीजिएगा देख करके, क्या दिक्कत है उसमें? फर्स्ट या सेकंड रूल किसी भी क्वेश्चन फॉर्मेट का क्वेश्चन होगा, देख के तो वही लग रहा है ना? तो कर लीजिएगा, इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो जितना करके देना चाहिए था दोस्त, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 20 में से जो भी 7 8 अच्छे क्वालिटी प्रॉब्लम्स थे, जो सिखाने वाले प्रॉब्लम्स थे, जो मेरा आज का लेक्चर का इंटेंशन था, जो सिखाना मेरा इंटेंशन था, वो मैंने बिल्कुल आपको बता दी, पूरा पूरा क्लियर कर दिया, उसमें कोई कमी नहीं हुआ, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, वो मैंने पूरा अच्छे से ईमानदारी से आपको सिखा दिया मेरे हिसाब से। ऐसा मेरे को लग रहा है, अभी सिखा पाया या नहीं वो आपको सवाल सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। अगर आपसे क्वेश्चन हुआ तभी मैं सिखा पाया आपको, अगर क्वेश्चन नहीं हुआ तो नहीं सिखा पाया, सिंपल सी बात है। क्लियर है क्या? बट ये क्वेश्चंस पे जो भी डाउट्स आपका आता है मैं डिस्कस जरूर करूंगा, एक एक क्वेश्चन डिस्कस वापस करूंगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, है ना? आप डाउट में क्लास में पूछोगे, डिस्कस बराबर अपन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि डिस्कशन तभी इफेक्टिव होता है जब उससे पहले स्टूडेंट एक बार उसको अटेम्प्ट करता है। बिल्कुल सफिशिएंट है, मैंने जितना क्वेश्चंस आपको करा के दिया उतना करके, जितना करा के दिया उसको बस फाइनली आंसर निकाल के पूरा सॉल्व कीजिएगा। करने के बाद आप रिवीजन एक बार करने के बाद इनको अटेम्प्ट कीजिए, और आपसे नहीं हुआ, कम से कम 50% क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं मान ही नहीं सकता, चाहे आप कितना भी कमजोर बच्चा हो जाओ, अगर आप ईमानदारी से कर रहे हो, अगर आप मक्कारी कर रहे हो, अच्छे से लेक्चर देख नहीं रहे हो, ऊपर ऊपर चीज़ें कर रहे हो और फिर हो नहीं रहा, फिर मेरे को बोल रहे हो सर गला दबा देंगे, हुआ नहीं, ये तो गलत बात है ना यार। क्लियर है? चलो, तो आपको तरीके से चीज़ों को पढ़ना चाहिए, जिस रास्ते में मैं सीखा चीज़ों को, है ना, उसी रास्ते में मैं भी बच्चों को सिखाता हूँ। ठीक है, कि यही एग्जैक्ट वे है टीचिंग का भी और चीज़ों को लर्न करने का भी। सही है, ये सब मेरे को लगता है, पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ, आप जज कर लीजिएगा, यू आर द बेस्ट जज। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना क्वेश्चन करके देना सफिशिएंट था। रिमेनिंग क्वेश्चन सारे आपके होमवर्क बनता है ना? इन होमवर्क पे जो भी डाउट्स आता है, एक एक डाउट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, जम के डिस्कस करूँगा। जहाँ पे भी जिस तरीके कंसेप्चुअल डाउट हुई या फिर मैकेनिकल साइड क्वेश्चन हुआ ही नहीं आपसे, फिर भी मैं बता के दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले मैंने जितने क्वेश्चन करा के दिया उतना करने के बाद ये जैसे जैसे नोट्स बनाने के लिए मैं बोलता हूँ, पहले ये इनका प्रूफ्स, इनका जजमेंट, इनका एक्सप्लेनेशन और भी प्रकार के फॉर्मूला जो बना सकते हैं, वो सारे नोट वगैरह लिखने के बाद जितना मैंने करा के दिया उतना आप नोट करो। फिर जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे छोड़ दिया उनको आप करो, ज़बरदस्त तरीके से करो, देखिएगा हो जाएगा। होने के बाद कॉन्फिडेंस मिलेगा और वही कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम में स्कोर कराएगा। ठीक है, दूसरा कोई चीज़ स्कोर नहीं करा सकता इस सब्जेक्ट में। ये हिस्ट्री तो नहीं है ना, इसको हिस्ट्री बनाने की कोशिश मत करो, हर सब्जेक्ट का एक एक फ्लेवर होता है। ठीक है ना? चलो
हिस्ट्री भी शायद मैं पढ़ाता तो ऐसे ही पढ़ा देता, समझ में आ रहा है ना। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता, हिस्ट्री भी पढ़ाता तो ऐसे ही पढ़ा देता, समझ में आ रहा है ना। रट्टाबाज कभी नहीं बनाता यार, कम से कम फील कराता चीज़ों को कि होता क्या वास्तव में, चीज़ें होता क्या, बोला कैसे कनेक्ट करते, थॉट प्रोसेस किया। मैंने तो सोच ली। अभी मेरा काम क्या है कि मैं उस चीज़ को जितना अच्छे से समझता हूँ उतना आपसे भी मतलब आपको भी वैसा बना दूँ ताकि आप भी उस टॉपिक को उतना ही अच्छे से फील कर पा रहा हो। शायद उतना तो नहीं कर पाओगे जितना मैं अभी फील कर पा रहा हूँ, बट उससे आसपास तो पहुँच जाओ ताकि आपका स्कोर हो जाए एग्जाम में। सही बात है, क्लियर है, वही मेरा इंटेंशन है और कोई खास इंटेंशन नहीं है। तो यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस देखो आप, ये सारे के सारे आपके होमवर्क में है। और ऐसा नहीं है कि सारे के सारे में इंस्पेक्शन ही लग रहा है, आपको अपना प्रॉपर रूल ही फॉलो करना है ना। पहले del m by del y del n by del x चेक करना है। अगर इक्वल आ गया तो एग्जैक्ट है, अगर इक्वल नहीं आया तो आप समझ गए कि ये इक्वल नहीं है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, है ना। तो ये रिड्यूसिबल का क्वेश्चन है। देन आप रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4 चेक करो। अगर चारों रूल में से किसी से भी हो जाता है तो करके रखो, और फिर इंस्पेक्शन से भी ट्राई कर लेना। अगर हो जाता है तो कर दो, ठीक है। और अगर चारों के चारों फेल हो गया तब तो इंस्पेक्शन ही लगाना पड़ेगा और कोई रास्ता है ही नहीं आपके पास, ठीक है। देन आप इंस्पेक्शन से कर लीजिएगा। तो सफिशिएंट प्रैक्टिस हो चुका है रूल 5 का, तो अभी आपका पूरा मुट्ठी में आ गया होगा, उसमें खास कोई दिक्कत नहीं है। बस ईमानदारी से होमवर्क को कर लीजिएगा, अपन डिस्कस करेंगे क्लास में बिल्कुल A to Z, ठीक है। और किसी प्रकार का कोई भी डाउट होने से आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, मेरे को मैसेज करके, या फिर क्लास में भी पूछ सकते हो अकॉर्डिंगली, ठीक है। और चलिए, तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त होता है। यूनिट 1 का 50% नहीं, ये लगभग मान लीजिए 60% कंट्रीब्यूशन रखता है, ये पूरा खत्म हो चुका है। रिमेनिंग जो बच रहा है और 3 लेक्चर बाकी होगा, ये 3 लेक्चर में सेकंड पोर्शन जो यूनिट 1 का वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारा यूनिट 1 ही मान लीजिए बड़ा पोर्शन था, उसके बाद यूनिट 2, 3 ये सब उतना बड़ा नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट 1। यूनिट 1 में अगर 7 लेक्चर लग रहा है तो उन लेक्चर्स में, उन यूनिट्स में मैक्सिमम 4 लेक्चर टू 5 लेक्चर में ही हो जाएगा, क्लियर। तो यूनिट 1 ही में मेजर थोड़ा बड़ा पार्ट था। यूनिट 1 और मान लीजिए यूनिट 4 को भी हाँ थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो बड़ा, ठीक है ना। अनलेस अनटिल यूनिट 1 से बड़ा कोई यूनिट नहीं है मेरे हिसाब से। जितना 7 लेक्चर यहाँ पे लग गया तो उधर मान लीजिए मैक्सिमम 4 टू मैक्सिमम 5, उससे ज़्यादा तो लगना ही नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको कंप्लीट कर दीजिएगा, अच्छे से ईमानदारी से होमवर्क कर लीजिएगा, डाउट होने से पूछ लीजिएगा, और होमवर्क करके क्लास में आइएगा, तभी अगले लेक्चर से आपको मज़ा आएगा। लेक्चर नंबर 5, 6, 7 क्लियर। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं, अलविदा।